हेलो दोस्तों, तो मैं हिमांशु मालव आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से आइसर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आइसर में आपको जाना है तो आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, आपको कौन सा कोर्स ले सकते हैं, आपकी किस रैंक पे आप कौन सा कॉलेज ले सकते हैं अच्छे से, और आप अगर आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है आइसर की तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपका क्या क्या कोर्स रहेगा, किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर आप BS MS करते हैं, ठीक है, या सिर्फ BS करते हैं, तो आप लोगों को कौन सा कोर्स किस कॉलेज में मिलेगा ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि BS कोर्स सिर्फ 4 साल का जो होता है वो आइसर भोपाल में मिलता है। आपको आइसर के बारे में पता होना चाहिए कि 4 साल बाद अगर आप निकलते हैं या 5 साल बाद आप निकलते हैं तो आपको क्या देगा आइसर। ठीक है, आप फ़ॉरेन में किस तरीके से इंटर्न कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रिसर्च को डेवलप कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आइसर की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप किस तरीके से अच्छे से तैयारी करें, आपको किस रैंक पे कितना कॉलेज मिल सकता है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। ठीक है, प्लेसमेंट्स तो इतना नहीं होता है, आप लोगों को फ़ॉरेन के लिए इंटर्न करनी पड़ती है, PhD के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, बट रिसर्च फील्ड में ये IIT से भी अच्छा है और आपको टॉप मशीन्स देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है आइसर के अंदर? क्योंकि इन लोगों का जो फ़ॉरेन में अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनके साथ टाई अप होता है अच्छा खासा। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आइसर के अंदर। अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसके अंदर जाइए। ठीक है, बात करते हैं यार कि मतलब कंप्लीशन के बाद तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि टॉप आइसर कौन से हैं, किस प्लेस पे हैं। ठीक है, अगर आपको आइसर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है और आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आज आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ आइसर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। At least as deep as the Pacific Ocean. Now I wanna be your. तो हेलो दोस्तों, फाइनली आप लोग आइसर के बारे में अभी जानने वाले हैं, एंड की वीडियो के बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइसर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आइसर है क्या। ठीक है, आइसर के बारे में आपको बता दूं कि ये आइसर बेसिकली, आइसर का जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बेसिकली साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च दो तरीके से की जा सकती है। एक तो आप बायो लेके कर सकते हो, आप PCM। ठीक है, ठीक है, PCB या PCM के थ्रू। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग इस कॉलेज में जाएं। आप लोग अगर अच्छे मेडिकल फील्ड में या PCB आपने ले रखी है तब भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है यार? ठीक है, अगर आप आइसा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपके 12th में 75% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं यार सब्जेक्ट कौन कौन से चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, एप्लीकेंट के लिए सबसे पहले 12th में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए और मैथ्स तो होनी ही चाहिए, एंड एज द कोर सब्जेक्ट। ठीक है, बायोलॉजी के लिए क्या ऑप्शन है? ठीक है, फोर सम आल्सो कंसिडर एप्लीकेंट्स हु हैविंग स्टडी बायोलॉजी इन द एडिशन टू द कोर्स सब्जेक्ट। अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तब भी आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इसमें सिर्फ PCM वाला बैठेंगे, PCB वाले भी बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से अंडर गोइंग प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम आते हैं। पहली चीज़ तो BSMS आता है। ठीक है, जो कि 5 साल का रहता है, एंड एक BSP आता है जो कि 4 साल का है, सिर्फ आइसर भोपाल के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो देख लेते हैं कि यार वेरियस डिसिप्लिन्स इसके अंदर आती है। ठीक है, एंड बात करते हैं एडिशनल ऑफरिंग क्या करता है हमारा आइसर। ठीक है, तो सम आइसर्स आल्सो प्रोवाइडिंग स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स इन द फील्ड लाइक डाटा साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड मोर। ठीक है, मतलब डाटा साइंस और काफ़ी सारे बायोलॉजी के लिए जो कॉम्पिटिशनल्स होते हैं उसके लिए भी ये हमें फील्ड प्रोवाइड कराता है आइसर। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने फर्स्ट ईयर सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, बट बाद में आपको कुछ रिसर्च फील्ड के लिए खुद से चुनना पड़ता है वहाँ पे सब्जेक्ट, कॉलेज के अंदर जाने से पहले। जैसे कि मान लीजिए हर IIT में क्या होता है, कुछ जो ब्रांचेस होती हैं उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं फर्स्ट ईयर तक तो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर तक तो। फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें जनरली सभी सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस के। सिमिलरली आइसर के अंदर भी यही चीज़ होता है, और उसके अंदर होता ये है कि फिर बाद में आपको आगे जाके अपने किस फील्ड में रिसर्च करनी है आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका चूज़ करने का प्रोग्राम भी गिवन होता है आप लोगों को आइसर की उस पे जाना।
आपको फर्स्ट ईयर में कौन-कौन से प्रोग्राम चलेंगे, सेकंड में कौन से प्रोग्राम चलते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं अब हम लोग कि तो आप बेसिकली आईसर करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद अपनी रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं किसी भी आर-एन-डी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है। एंड बात कर सकते हैं आप टीचिंग पोजीशंस पे भी जा सकते हैं, जैसे कि पीएचडी कर लिया आपने, ठीक है, तो आप जैसे आईआईटीज में प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को लगभग दो लाख रुपए पर मंथ मिल सकता है आसानी से। तो पर आपको उसके लिए बेसिकली पीएचडी करनी पड़ेगी। एंड बात करते हैं रिसर्च के लिए, आर एंड डी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आर-एन-डी डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली होती है इंडिया के अंदर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर आती है कुछ सारे, बहुत सारे, ठीक है। जैसे मैंने बोला आर-एन-डी डिपार्टमेंट, तो काफ़ी सारी कंपनीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आर-एन-डी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स की, ठीक है, जहाँ पर भी आप खुद के स्टार्ट विद देयर ओन सक्सेस वेंचर्स, ठीक है। आप खुद की माइंडसेट के थ्रू आप कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई सर ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि आईआईटीज आईसर्स किस तरीके से डिफरेंट हैं और क्यों आईसर की स्थापना की गई। तो सबसे पहले अच्छी सी बात बताता हूँ, देखो आईआईटीज के इसलिए स्थापना की गई थी काफ़ी साल पहले, कि यार अच्छे से हम लोग अपने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सके। बट आजकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ लोग प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड पे बहुत इंडिया बिछड़ने लगा था उस समय पे, तो हम लोगों ने रिसर्च फील्ड को बढ़ावा देने के लिए आईसर की स्थापना की थी। आईसर अपने आप में सिर्फ रिसर्च के लिए है, ये किसी चीज़ के लिए नहीं है। आईआईटी वाले सिर्फ टेक्नोलॉजीज पे भरोसा करते हैं, ठीक है, और प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्लेसमेंट्स आईसर का कम है, मैं मानता हूँ, पर रिसर्च फील्ड में आईआईटी से बेहतर है, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। आप फैकल्टीज़ की बात करें तो यहाँ की टाई अप जो होता है प्रोफेसर्स का, वो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में होता है फॉरेन के। तो आपको इंटर्न करने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे-अच्छे कॉलेज में आपको इंटर्न करने को मिलेगा। वहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टिपेंड मिलता है फॉरेन कॉलेजेस में, अच्छा खासा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस भी देखने को मिलती है। मतलब आप जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे आपको जो रिसर्च देखने वाले बंदे मिलेंगे ना, वो लेवल वाले होंगे। पर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, हर कॉलेज के एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कुछ बट उठ उठ के आ जाते हैं। बट वहाँ पे जो आपको एकेडमिक एक्सीलेंस मिलने वाली है, वो कमाल की मिलने वाली है यार, ठीक है। बात करते हैं कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट की, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो यार देखो, आइसर का इन्वायरमेंट एकदम यार भन्नाट है, एकदम मतलब खतरनाक रहता है, ठीक है। कॉलेज हाँ आउटसाइड एरियाज में रहते हैं, देखो कॉलेज सिटीज में नहीं रहेंगे, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं। कॉलेज आउटसाइड एरिया में रहते हैं, वहाँ से मार्केट काफ़ी दूर भी पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस जैसे तिरुवनंतपुरम में, भोपाल है, इनके आइसर के जो कॉलेजेस है वो काफ़ी आउटसाइड एरिया में है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फीस बहुत 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 कम है। सालाना मैं बोलना चाहूँ तो आपका 1 या 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। फीस बहुत कम है आइसर की, बहुत कम। और आपको भी वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू आपको वहाँ पे क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ यार कि कॉलेज सिर्फ आउटर एरिया में है, वहाँ से मार्केट बहुत दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रहता है आईसर का, आईआईटी के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम खतरनाक, ठीक है। और आप बेसिकली फॉस्टरिंग इनोवेशंस के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे इनोवेटिव आइडिया डिस्कस होते हैं पीपल्स के बीच में, अमंग द स्टूडेंट्स भी ये चीज़ डिस्कस होती है, ठीक है। आप आईसर के अंदर किस तरीके से जा सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। देखिए 3 तरह के एडमिशन प्रोसीजर होते थे पहले, क्योंकि क्या होता था कि पहले हमारा केवीपीवाई भी होता था, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, ठीक है। बट अभी केवीपीवाई होना बंद हो गया है, ठीक है, कोरोना से पहले, ठीक है। बात करते हैं कि जे एडवांस के रैंक के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी आईसर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है।
उसके थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। आईसर एडमिशन टेस्ट के थ्रू, आईएटी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूँ मैं। पहली चीज़ तो 75% क्राइटेरिया होना चाहिए आपका एग्ज़ाम 12th बोर्ड के अंदर। एंड सेकंड थिंग कि आप लोग को 4 सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? 4 सब्जेक्ट के बारे में। हमारे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स एंड बायो, ठीक है? बायो अगर आपका नहीं है, तब भी आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से मेरी खुद की में ऑल इंडिया रैंक 730 था मेरा, ठीक है? लगभग 60,000 बच्चों ने पेपर दिया था उस समय पे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स आईआईटी के कंपैरिजन में कम बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? देखो प्लेसमेंट्स के चक्कर में। देखो प्लेसमेंट्स आईसर का अच्छा नहीं है, बट अगर आप दिमागदार हो, समझदार हो, तो आप आईसर में ज़रूर जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ कंपटीशन कम है और अगर आपके पास नॉलेज कम है, ठीक है, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है और आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, आप फी पे नहीं कर सकते हो। आईआईटी की काफ़ी ज़्यादा फीस होती है क्योंकि 4 साल या 5 साल का जो कोर्स होता है, ठीक है, बीटेक एमटेक का, उनके लिए का लगभग आपको वो 12-13 लाख रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है, 4-5 साल के लिए। तो वो चीज़ फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके लिए आईसर बेस्ट है, जहाँ पे आप फॉरेन इंटर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा कोई फी मतलब लाखों रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें एप्टीट्यूड एंड नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 15-15 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आते हैं। तो कुल मिला के आपके क्या बोलते हैं 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 180 मिनट का पेपर रहेगा, ठीक है। और सारे के सारे एमसीक्यूज रहते हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात करता हूँ मैं। तो पहली चीज़ तो आइसर का रिजल्ट आएगा, ठीक है। आइसर का जैसे ही रिजल्ट आता है 1 या 2 हफ्ते बाद लगभग, तो वहाँ पे आप लोगों को सिंपल तरीके से आपको वहाँ पे आपकी रैंक दिखा दी जाती है और आपको कौन-कौन से कॉलेजेस के लिए आपने प्रेफ़रेंस भरी होती है। एडमिशन के टाइम पे ही आपसे प्रेफ़रेंस भरा ली जाती है, ठीक है। आप उसको प्रेफ़रेंस को चेंज नहीं कर सकते बाद में। तो जब आप एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी के एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें प्रेफ़रेंस अच्छे से भरिएगा क्योंकि बार-बार चेंज नहीं होती है और आइसर के का आपकी आईडी बन जाती है। जब आप एडमिशन लेते हैं, तो आपके आइसर की एक आईडी बन जाती है, क्रिएट हो जाती है उसी वक़्त, ठीक है। तो आप उस आईडी पे देखो आइसर का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब इतना भी सही नहीं है। बार बार आपको उसमें लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है आइसर की वेबसाइट के अंदर, बट एडमिशन करने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा आइसर के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए आइसर के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं कि मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या है क्या नहीं। बात करते हैं यार कि अफोर्डिंग ऑफ द आइसर कि आप किस तरह के आइसर में अच्छे से काम कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं बात करता हूँ ट्यूशन फ़ी की। जैसे कि मैं बोला था आपको 1 या 2 लाख रुपए पर ईयर होता है, ठीक है? जबकि मैं बात करता हूँ कि आईआईटीज़ की फ़ीस क्या रहती है? आईआईटीज़ की फ़ीस लगभग 3 से 4 लाख रुपए रहती है पर ईयर, ठीक है? मैं बात करता हूँ 1.5 लाख तो लगभग मिनिमम रहता है हर आईआईटी का। बट अगर आप अच्छे आईआईटीज़ में तो आईआईटी दिल्ली होता है, वहाँ पे प्राइवेट एसीज़ की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, एसी होता है तो उसका खर्चा भी आपसे निकलवाया जाएगा, तो वहाँ पे आपका लगभग 1.5 के ऊपर चला जाता है फ़ीस 1 सेमेस्टर का। ठीक है। तो आपको लगभग यहाँ पे फीस कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर आईआईटीज, ठीक है। बात करते हैं स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स इसके अंदर डाले गए हैं आइसर के अंदर, ताकि आप लोग को फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़े और आप रिसर्च पे अच्छे से काम कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है आइसर के अंदर, ठीक है। बात करते हैं कि कौन कौन से आइसर्स हमारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइसर की बात कर लूँ मैं। तो आइसर पुणे हमारे पास है, आइसर कोलकाता है, आइसर मोहाली है, आइसर भोपाल है, आइसर तिरुवनंतपुरम में तिरुपति है, बहरमपुर है, ठीक है। देखो आइसर के अंदर देखो आईआईसी बैंगलोर नहीं आता है, पहले चीज़ तो मैं बता दूं। आईआईसी बैंगलोर अपने आप में एक अलग से कॉलेज है कि सिर्फ जेई एडवांस या केवीपीआई के आधार पर लेता था। अब सिर्फ जेई एडवांस इसके पास बचा पड़ा है, ठीक है। तो जेई एडवांस में की अच्छी रैंक आने के लिए लगभग आप लोगों को अंदर 500 या 50 रैंक तो लाना ही पड़ेगा, जब जाके आईआईसी बैंगलोर के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो आपको पुणे के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, क्लाइमेट अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ठीक है, एचएसएस, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे इन कॉलेजेस के अंदर।
तो मैं जनरली प्रेफ़र करता हूँ कि आप आइसर पुणे या भोपाल में जाइए, ठीक है? क्योंकि ये दोनों अपने बेसिकली सेंट्रल इंडिया में पड़ते हैं, ठीक है? बीच वाले एरिया में पड़ते हैं, तो आप लोगों को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ठीक है, तिरुवनंतपुरम काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, वहाँ पे आपको खाने-पीने की ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है। तो जनरली आप आइसर कोलकाता प्रेफर कर सकते हैं। कोलकाता भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बट पुणे और भोपाल को आप जनरली ट्राई कीजिए कि इन दोनों में से आप किसी अच्छे से कॉलेज में आप ले सकें, ठीक है? और आप इन सभी डिपार्टमेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सा कॉलेज आइसर के अंदर आता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन जो लोगों के रहते हैं कि जो हमारा ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट आइसर कौन कौन सा है, ठीक है? तो ओल्डेस्ट आइसर है पुणे और कोलकाता, जो कि ओल्डेस्ट आइसर हैं कैंपस है, ठीक है, जो कि 2006 में स्टैब्लिश किए थे। एंड बात करते हैं सबसे न्यूएस्ट है आइसर बहरमपुर और नागालैंड, ठीक है। नागालैंड भी बन रहा है, ठीक है, वो 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है जैसे कि आइसर के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 साल का प्रोग्राम होता है बीएस का, जो कि आइसर भोपाल में है। और 4 और 5 साल का जो कोर्स होता है बीएसएमएस होता है, पूरा का पूरा एक डिग्री होता है, ठीक है। और वो आपको हर कॉलेज में देखने को मिलेगा आइसर के। तो मैं बात करता हूँ कि आप जो आईआईटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, आईआईटी जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आइसर खुद ही इस पेपर को बनाती है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो लेवल होता है अंडर ग्रेजुएट होता है, मतलब 12th वालों के लिए ही होता है, जो कि 12th पास होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर से ड्रॉप ले लेते हैं उनके लिए ही होता है, ठीक है। और ये इसकी एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी है वंस अ ईयर, मतलब ये इस साल में सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। मतलब साल में एक बार होता है, 2 बार नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी सारे एनडीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एसएससी का, ठीक है। तो बात करते हैं एग्ज़ाम मोड, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटर्न नहीं है, ठीक है। बात करते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन, इसके लगभग 2 लाख चले जाते हैं, बट जब कोरोना के टाइम था तब ये 60 लाख, सॉरी 60 हज़ार के थाउजेंड्स के लगभग था, ठीक है। बट इस साल प्रिडिक्शन है कि लगभग ये 2 लाख तक चले जाएंगे, ठीक है। कोर्स जो ऑफर करता है आइसर आईआईटी, ठीक है, वो बीएसएमएस करता है या फिर बीएस करता है, ठीक है। बात करते हैं एडमिशन फी, एप्लीकेशन फ़ी, मतलब आप लोगों को जो फॉर्म भरना रहेगा इसका, आइसर का जो फॉर्म रहता है, उसके लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, आप जनरल हैं, ओबीसी है, ओबीसी एनसी या ईडब्ल्यूएस हैं, उसके लिए आपको 2,000 रुपये फ़ी देनी पड़ती है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी एससी के लिए और पीडब्ल्यूएस के लिए जो होता है कैम के लिए, उनके लिए 1,000 रुपये फीस रहती है, ठीक है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 घंटा रहेगा। और एग्ज़ाम मीडियम आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 240 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 240 मार्क्स का पेपर है। और बेसिकली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 240 मार्क्स का पेपर है और 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 15 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के होंगे, 15 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से होंगे, 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से होंगे, और 15 क्वेश्चन हमारे बायो से होंगे, ठीक है। तो देखो, जो अगर आप पीसीएम के हैं तो ये 15 क्वेश्चन में से आप सिर्फ या 2 या 3 क्वेश्चन से ही कर पाएंगे, क्योंकि देखो मैंने भी आईएएस का एग्जाम दिया है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप पीवाईक्यू लगा के जाए, ठीक है। पीवाईक्यू से थोड़ा सा को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और 1 या 2 क्वेश्चन तो ईजी होते ही हैं अगर आप बायोलॉजी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बिना पढ़े मत जाना बायोलॉजी, ठीक है, पढ़ के जाना, ताकि 1 या 2 क्वेश्चन से आपके लगभग 8 या 9 मार्क्स का अंतर आ जाता है, ठीक है। कम से कम 12 मार्क्स का अंतर तो आपका आएगा अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन से लगा के आते हैं, तो ट्राई कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग से बचे, ठीक है। अ, तो +4 है जब करेक्ट हो जाएगा, -1 है जब इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि ऑल, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक इसमें डिसाइड की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एडवांस वालों के लिए अलग रिजल्ट आता है और आईआईटी वालों का अलग रहता है, ठीक है। बात करते हैं कि हम लोग अभी जो एडमिशन चल रहा है, ठीक है, उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म था ऑनलाइन वो 1 अप्रैल तक है, ठीक है। और बात करते हैं कि देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड हो जाएगा 13 में, यानी कि आज मतलब कल कल का आपके पास और ऑप्शन है
13th में मतलब हमारी लास्ट डेट है और अभी किसका, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग का, ठीक है। और करेक्शंस के लिए आप 16th मई तक अप्लाई कर सकते हैं, 16 टू 17th में, ठीक है। इसमें आपका रिलीज हो जाएगा एडमिट कार्ड, जो कि 1 जून को रिलीज हो जाएगा। और आईआईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 9 जून को, मतलब एडवांस के बाद, ठीक है। और अपलोड ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर्म क्या होता है, आपका सेकेंड वीक ऑफ द, मतलब जैसे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उसमें कोई करेक्शन करवानी है, तो कोई क्वेश्चन गलत आ गया है, कोई ऑप्शंस गलत आ गए हों, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स शीट दी जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्स शीट का ये भी है कि आपने जो एग्ज़ाम्स में आंसर टिक किए हैं, उसका आपको दिखाया जाता है, ठीक है। और डिस्प्ले और आंसर आंसर की, ठीक है, आपकी आंसर की दिखाई जाएगी 3rd वीक के अंदर, ठीक है। ओपन पोर्टल फॉर फाइल ऑब्जेक्शन, ठीक है, अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन रहता है तो उसके पहले फाइल कर सकते हैं 4th वीक ऑफ द जून के अंदर, कि ये क्वेश्चंस गलत है यार, ये तो मेरा गलत कर दिया, ये तो ऑप्शन ही बी आ रहा है मेरा और सी बता रहे हैं, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ द ऑब्जेक्शन 4th वीक है, ठीक है, जो कि लिखा पड़ा है। और फिर फाइनल की जारी की जाती है, ठीक है, 1st वीक ऑफ द जुलाई के अंदर, ठीक है। 1st वीक ऑफ जुलाई में आपकी फिर आईआईटी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है पब्लिश किया जाएगा 1st वीक ऑफ द जुलाई के अंदर। और फिर आपका आईसीट के लिए जो फ्रीजिंग ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, स्लाइड, फ्लोट एंड फ्रीज, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है, तो काउंसलिंग के बारे में एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करानी रहती है आईसर की, ठीक है। तो होप यू आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको आईसर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, काउंसलिंग किस तरीके से करा सकते हैं आईसर के बाद, ठीक है। तो आईसर का एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू लगा जाए, पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा आप, ठीक है। और आपको पीवाईक्यू कहाँ से मिल सकते हैं, आईसर की वेबसाइट से।